एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? एक मिनट दीजिए मुझे, मैं जरा एक बार टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल देती हूँ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्साइटेड है सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप यस. चलिए एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी पॉजिटिव नोट के साथ. तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. अच्छा, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था. पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. आशीष सर का जजमेंट 7th को आएगा अब, और अब प्लीज यहाँ पे फोकस कर लो. जितना मुझे पता होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, उससे ज्यादा मुझे भी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती है. तो कल जजमेंट नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ केसेस वर देयर. तो द नेक्स्ट डेट दैट इज गिवन इज 7th of December एंड मोस्ट प्रोबेबली 7th of December को जजमेंट आ जाएगा. अब प्लीज फोकस ऑन द क्लास एवरीवन. चलो, तो एक क्वेश्चन कल मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था जिसमें आपको 4 वर्ड्स दिए हुए थे. आपको बताना था कि ये चारों वर्ड्स जो हैं वो किस ऑर्डर में आएंगे. करके लाए हैं सभी लोग? यस. चलो, सबसे पहले 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं पहले वो लिख लेते हैं एक जगह. तो द फर्स्ट वर्ड इज स्टम्बलिंग. दूसरा वर्ड है प्लेग्ड. तीसरा वर्ड क्या है? फ्रेटेड. और फोर्थ वर्ड है, 5 वर्ड्स हैं, नहीं फ्रेटेड कोई वर्ड नहीं है. इनकैप्सुलेटेड एंड थॉर्नियर. इसको पार्ट ऑफ स्पीच से करेंगे, है ना? इससे पार्ट ऑफ स्पीच भी और क्लियर होगा. इनकैप्सुलेटेड एंड फोर्थ वर्ड इज थॉर्नियर. चलो, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड यहां पर आएगा. एंड अनलाइक द डिक्शनरीज लास्ट फ्यू चॉइसेस, डिक्शनरी की पिछली चॉइसेस से नहीं है. इट इज, पहले मुझे यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ. बाय लिखा हुआ है, इसके द्वारा कोई काम हो रहा है. क्या समझ में आ रहा है? ये पैसिव वॉइस है. जब भी कोई काम किसी के द्वारा होता है या बाय लिखा होता है, वो एजेंट का काम करता है, तो पैसिव वॉइस होता है. चलो, अब अगर ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा? अब अगर ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. चलो, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उससे ये घिरा हुआ है. तो इनकैप्सुलेटेड का मीनिंग क्या होता है? कवर्ड. और ये जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड होता है. इसका मतलब होता है किसी चीज ने उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया. प्लेग का मीनिंग है घिरा हुआ होना, परेशानियों में. तो प्लेग्ड नेगेटिव वर्ड है. तो अभी मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस लग रहे हैं पी में, या तो प्लेग्ड आएगा या इनकैप्सुलेटेड आएगा. प्लेग्ड कौन सा वाला था? या तो आर आएगा या फिर कौन सा आएगा? क्यू आएगा. तो मुझे 2 ऑप्शंस लगे यहाँ पे. अभी मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं हुई, बट मैंने दोनों को लिख लिया, क्यू कॉमा आर. स्ट्रैटेजी समझना, मैं स्ट्रैटेजी क्या सिखा रही हूँ. स्ट्रैटेजी की बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. अब इसको देखते हैं.
ऑथेंटिक ऑन द अदर हैंड, ऑथेंटिक जो है दूसरे हाथ पर क्या है, ऑथेंटिक ऑन द अदर हैंड, बताओ यहां पे कौन सा वर्ड लग रहा है, ये नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे जो वर्ड आएगा कौन सा आएगा, यहां पे जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। तो ये दोनों तो नहीं आ सकते, वैसे ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, ये V1 प्लस ING है, ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, ये तो एडजेक्टिव ही है। तो अभी समझ में नहीं आया, PQRS में से कोई भी समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या आएगा। मैं आपको सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच से कराने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको मीनिंग से नहीं कराने की कोशिश कर रही। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से कर सकते हैं क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। जिसको एक बार क्यूट कहा जाता था, जिसको एक बार क्यूट कहा जाता था, बताओ। बट स्टम्बलिंग मल्टीपल टाइम्स, बट बहुत बार वो गिर गया, मतलब लेडी की बात हो रही है। सीम्ड कैलकुलेटेड, ये जो है पूरी की पूरी चीज कैसी लग रही है, ये जो पूरी की पूरी चीज है कैलकुलेटेड लग रही है। तो थॉर्नियर वंस तो नहीं हो सकता, इनकैप्सुलेटेड वंस तो नहीं हो सकता। एक बार गिरना क्यूट था बट मल्टीपल टाइम्स गिरना लग रहा था कैलकुलेटेड है। एक बार गिरना क्यूट था बट बार बार गिरना लग रहा था प्लान्ड है। तो यहां तो क्लियर हो गया, यहां तो स्टम्बलिंग आएगा। स्टम्बलिंग वंस वॉज क्यूट, एक बार गिरना क्यूट था बट बार बार गिरना, ये तो कैलकुलेटेड लग रहा था। इसका मतलब थर्ड वाली पोजीशन पे क्या आया, थर्ड वाली पोजीशन पे आया स्टम्बलिंग, दैट मीन्स P। चलो तो अभी मेरे पास क्या बना है, यहां पे मुझे P पता चला है, यहां पे मुझे Q और R पता चला है, यहां पे अभी मुझे आइडिया नहीं हुआ क्या आएगा। चलो अब इसको ट्राई करते हैं लास्ट वाले को। द पुश बैक डैश अ मेजर कॉम्प्लिकेशन विद पर्सनल ऑथेंटिसिटी। पुश बैक ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन डाल दिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बारे में बात करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आ सकती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म Q भी हो सकती है, R भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे भी Q आएगा या R आएगा। तो यहाँ पे QR आया, यहाँ पे QR आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ के लिए जो पोजीशन बची इट वॉज ओनली एंड ओनली S। ये सिर्फ और सिर्फ S बचा। अब ऑप्शंस को देखते हैं भाई, मेरे पास ये बना है, लेट्स सी द ऑप्शंस। तो सेकेंड वाले में S आना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाले में P था, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ Q है, यहाँ R है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। पहले मुझे बताओ स्ट्रैटेजी समझ में आई या नहीं आई सभी को। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को पार्ट ऑफ स्पीच से किया, हमें वोकैबुलरी नहीं भी पता थी तब भी हमने कर लिया। चलो अब मैं आपको सबके वर्ड्स के मीनिंग्स भी बता देती हूँ। तो पहला वर्ड था प्लेग्ड। प्लेग्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बार बार परेशानियों से घिर रहे हो, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थॉर्नियर, थॉर्नी, थॉर्न, थॉर्न से बना है, थॉर्न मीन्स कांटा। तो कोई चीज कांटों वाली हो मतलब क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। स्टम्बलिंग, बार बार गिर जाना, स्टम्बलिंग वंस, एक बार गिर गई, स्टम्बलिंग मल्टीपल टाइम्स, बार बार गिर गई। इनकैप्सुलेटेड, पूरी तरीके से कवर्ड होना। क्लियर सभी को। चलो अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलो बेटा आज सेंड हो जाएगा, दोनों आज का भी आरसी और कल का भी आरसी दोनों साथ में। आई वाज प्लानिंग कि मैं सेंड कर दूं सबकी वोकैबुलरी, तो आज की और कल की दोनों के साथ में आपको वोकैब मिल जाएगी आज। चलो दिख रहा है पैसेज, क्या मैं कह सकती हूँ फिर से लॉन्ग पैसेज है। लॉन्ग पैसेज है तो पहला स्टेप क्या होगा, जब भी लॉन्ग पैसेज होता है पहला स्टेप होता है क्वेश्चंस पढ़ना। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई सम कीवर्ड्स। इसमें मुझे बताओ कीवर्ड्स क्या लग रहे हैं। TC4 TC5 मीटिंग में क्या इशू हाईलाइट हुआ, चलो इशू क्या बात हुई, L&D फंड को लेके।
वर्ब सेकंड फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, क्योंकि बेटा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस था, पूरी बात पास्ट में हो रही थी, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, एक ही वर्ड आना था। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगता है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और कोई एक सिंगल वर्ड होता नहीं है, और कोई भी टेंस या तो हैज हैव लगाओगे, हैड लगाओगे, इज एम आर लगाओगे, वॉज वर लगाओगे, विल और शैल लगाओगे, तो कोई एक सिंगल वर्ड नहीं होता। सिंगल वर्ड में तो सिर्फ यही दो ऑप्शंस बच सकते हैं। समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी कि कैसे मुझे पता चला कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? चलो अब यहां पे देखते हैं, तो कौन कौन से की इश्यूज हैं हमने मार्क कर लिया। अगला, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यहां तो कोई कीवर्ड ही नहीं मिला। अगला, कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, फिर से कोई कीवर्ड नहीं मिला। इन्फ्रेंसेस निकालने हैं, फिर से कोई कीवर्ड नहीं मिला। भाई लेवल 2 है, कीवर्ड कहां से मिलेंगे, कम ही कीवर्ड्स मिलेंगे। क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, कोई कीवर्ड नहीं है। चलो एक हमें ये बताना है कि यहां पे कौन सा वर्ड आएगा, बता सकते हैं? फ्रेजल वर्ब, तीनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। तीनों का पहले एक बार मीनिंग बता दूं, तब थोड़े लिए आपके लिए आसान हो जाए। पोर ओवर का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं गहराइयों में जाके पढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं पोर ओवर, मतलब आपने अपने आप को पूरी तरीके से उसमें ही डाल दिया। दैट मीन्स यू पोर्ड योरसेल्फ ओवर इट। इसका मतलब क्या हो गया, टू स्टडी समथिंग इंटेंसली। हाँ, डूब गए आप उसमें पूरी तरीके से। चलो, रैन ओवर, एक अ व्हीकल रैन ओवर हिम, मतलब किसी को कुचल दिया। तो कोई चीज किसी चीज के रन ओवर हो जाए, इसका मतलब क्या है, उस चीज को कुचलते हुए चले जाए। मीन्स कुचलने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रन ओवर ही बोलते हैं। हाँ हाँ, ऊपर से चली जाए, कुचलते हुए चले जाए, उसको बोलते हैं रन ओवर, रन ओवर। हाँ, क्रश कर सकते हैं। क्रश तो नहीं, क्रश का मतलब तो ऐसा करना हो जाता है। इसको बोलते हैं यूज्ड फॉर अ व्हीकल व्हेन इट पासेस ओवर समवन, जो किसी के ऊपर से गुजर जाए, तो इसको एक व्हीकल के लिए यूज करते हैं जब वो किसी को पास ओवर कर जाए। स्पिल्ड ओवर, स्पिल का मतलब होता है फैला देना, तो कोई चीज स्पिल ओवर हो गई, इसका मतलब क्या है, वो उस चीज में फैल गई, मतलब उसका आगे तक इंपैक्ट पड़ा। दैट मीन्स इट स्पिल्ड ओवर इनटू अ पर्टिकुलर थिंग, मीन्स आगे बढ़ गई। चलो हाँ, स्प्रेड कर गई या मूव कर गई। चलो आंसर बताओ क्या लग रहा है। चलो, जो इश्यूज थे TC4 मीटिंग में, वो TC5 मीटिंग में भी फैल गए, मतलब TC5 मीटिंग तक भी पहुंच गए। तो आंसर इज ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ सी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस बताना है इसका। फ्रेज रीअरेंजमेंट, इन सबको अरेंज करना है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि कोई भी एक पेयर बना लो, कोई भी एक पेयर बना लोगे, उसके बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और सही आंसर तक पहुंच जाओ। अभी मैं मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगी, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब हम मीनिंग को समझेंगे। कोई एक पेयर समझ में आ रहा है, कोई भी एक पेयर बताओ मुझे, किसी को भी समझ में आ रहा हो तो। which spilled over into an ad hoc TC5 मीटिंग, जो एकदम तुरंत के तुरंत TC5 मीटिंग हुई उसमें चली गई एज वेल। हाईलाइट करता है किस तरीके से जो नया फंड है
हालांकि पॉजिटिविटी है COP28 को लेके एंड, लेकिन जो इश्यूज हैं TC4 मीटिंग में, अच्छा जो इश्यूज हैं TC4 मीटिंग में जो स्पिल हो गए एक TC5 मीटिंग में, ये जो इश्यूज हैं ये स्पिल होके चले गए TC5 मीटिंग में। तो एक तो C और A का पेयर लग रहा था। आगे देखते हैं, अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है एमिराती प्रेसिडेंट के लिए, हैज क्रूशियल इश्यूज। इसमें क्रूशियल इश्यूज हैं, इसमें ऑप्टिमिज्म दिया एंड विक्ट्री, ऑप्टिमिज्म एंड विक्ट्री। तो एक B और D का पेयर भी लग रहा था, एंड लगा हुआ है, दोनों तरफ पॉजिटिव टोन है, ऑप्टिमिज्म भी दिया, पॉजिटिविटी भी दी और जीत भी दी। तो B और D का पेयर लग रहा था, C और A का पेयर लग रहा था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? मैम C और B का पेयर लग रहा था। हाईलाइट, कॉमा के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं दे सकते बेटा, हमेशा याद रखो। जब भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना कॉमा के बाद, या तो वो किसी प्रेपोजिशन से दो, या फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING से दो, या फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से दो, या फिर वो किसी विच, हु या दैट से दो। इन सबसे दे सकते हो कॉमा के बाद इंफॉर्मेशन, और किसी से नहीं दे सकते, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं दे सकते। एक बच्चे का डाउट है मैम बट से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, बाप रे कैसा डाउट है बेटा। पैराजंबल के कॉन्सेप्ट को इसमें क्यों मिक्स कर रहे हो? कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट कभी भी बट से स्टार्ट नहीं हो सकता, पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कभी बट नहीं आ सकता, ये कॉन्सेप्ट है। ये तो फ्रेज रीअरेंजमेंट है, तो पूरा एक सेंटेंस है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो अगला, इस ब्रुक्ड का सिनोनिम बताना है, कोशिश करो। इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो ब्रुक का मीनिंग कुछ कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? ट्राई करो। फाइनली जो वर्ल्ड बैंक है उसको कुछ कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा फंड को मैनेज करने के लिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो आज तक उसमें नहीं हो रही है, विच इट हैज नॉट सो फार। एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो आज तक उसमें नहीं रही है। तो ब्रुक्ड का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? ब्रुक्ड का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? और उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। एक्चुअल मीनिंग नहीं बताना है, मीनिंग किसके हिसाब से बताना है? मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से बताना है। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी जो आज तक उसने क्या नहीं की है। कर दिया ना घोटाला? चलो पहले मुझे ये बताओ, ऐसी ट्रांसपेरेंसी जो आज तक उसने अडॉप्ट नहीं की है, इट हैज नॉट अडॉप्टेड सो फार। ऐसी ट्रांसपेरेंसी जो उसने आज तक अपनाई नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? अपनाई नहीं है। मेंटेन नहीं की है, मेंटेन आ सकता है। ट्रांसपेरेंसी झेली नहीं है। पहले तो मुझे इन वाले पापियों से आज बात करनी है। एंड्योर और टॉलरेटेड, ट्रांसपेरेंसी को झेला जाता है, इन दोनों का मीनिंग होता है झेलना। तो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को झेला जाता है, बी और सी तो किसी हालत में नहीं हो सकते। अगर इतना ही समझ में आ गया तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, सारे के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। कंसीड का मतलब होता है एडमिट करना, ट्रांसपेरेंसी को एडमिट करते हैं, गलतियों को एडमिट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी को एडमिट नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी को प्रैक्टिस करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, अपने वर्किंग स्टाइल में लेके आते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कंसीड का मीनिंग हाइड करना होता है, वो कंसील होता है बेटा, कंसील। तुम छुपा ना सको वो राज हो में, यू कैन नॉट कंसील द ट्रूथ। तो कंसील का मीनिंग होता है हाइड करना, कंसीड नहीं होता। वो कंसीड का मीनिंग होता है किसी चीज को अपनाना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना।
चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is or are the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम बतानी है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, टोन बतानी है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? हर चीज के लिए पैसेज को ही पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ लेते हैं पैसेज, फिर कौन सी बड़ी बात है। पहले आप लोग पढ़ोगे। आपके पास 1 मिनट 15 सेकेंड्स का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी लोग रीड करेंगे। चलो समझे एक बार। अब जैसे मैं समझा रही हूं, मैं आपको स्किम करके दिखा रही हूं। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपने जो समझा था और हमने जो समझाया वो सेम है या नहीं। अगर डिफरेंस है तो आपको भी स्किल्स के ऊपर और वर्क करना है। ठीक है, पहले स्किम करके समझाती हूँ, रीडिंग करके भी समझाऊंगी, डोंट वरी, बट आपको एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली कैसे स्किम करना है वो दिखा रही हूँ। देखो, एक फंड 30 साल पहले की डिमांड थी, ये जस्टिस का एक्सप्रेशन है। ये जो फंड है इसमें पैसा है, टेक्नोलॉजीज हैं जिसको डेवलप्ड कंट्रीज को में के द्वारा दिया जाएगा, बाकी लोग इसको इस्तेमाल करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। पहले दिन जो बातचीत हुई उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बोला कि इस फंड को चलो ऑपरेशन में लाते हैं, काम करते हैं। अनाउंसमेंट सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और लास्ट में मेंबर स्टेट्स ने अग्री भी कर लिया कि हम एक ऐसा फंड लॉन्च करेंगे। सब लोगों ने, कंट्रीज ने कोशिश करी, पाकिस्तान में भी था, उसमें चाइना भी था, G77 कंट्रीज भी थे। 4 मीटिंग्स हुई कि ये पैसा कैसे कैसे दिया जाएगा, लेकिन जो इश्यूज थे जो 4 की मीटिंग में भी हुए, 5 में भी हुए, वो बताते हैं कि जैसे जो नया फंड है, ऑप्टिमिज्म तो है, विक्ट्री तो है, लेकिन इस फंड में इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा 4 साल के लिए और इसको एक सेक्रेटेरिएट जो है इसको इसके ऊपर नजर रखेंगे, बैंक जो है बहुत अच्छी खासी फी लेगी। तो पूरे पैराग्राफ को जब हमने स्किम किया तो व्हाट वाज द मेन आइडिया? मेन आइडिया कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी चीज थी। वो मेन आइडिया ये था कि एक फंड फाइनलाइज किया गया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ये फंड फाइनलाइज तो हो गया, लेकिन इस फंड में कुछ कुछ इश्यूज आए और ऑथर ने हमें सबसे पहले पहला इशू बताया है कि पहला इशू ये है कि वर्ल्ड बैंक इस फंड को देगी और इसके ऊपर बहुत बड़ी फी वो वर्ल्ड बैंक चार्ज करेगी। सिर्फ यही था मेन आइडिया। कितने लोग इस मेन आइडिया को समझ पाए थे? एक फंड है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उस फंड में इश्यूज हैं। इशू ये है कि वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ी फीस चार्ज करेगी। अब एक बार रीडिंग करके समझा दूं जिन लोगों को स्किमिंग से समझ में नहीं आया। अब देख लो, जिन जिन वर्ड्स पे मैं मार्क कर रही हूँ मैं सिर्फ उनको स्किम में पढ़ती हूँ, इसका मतलब हम ओवरऑल समझते हैं। अब जिनको नहीं समझ में आया स्किमिंग से, अब वो रीडिंग से समझ लेंगे। एक हेल्दी लॉस एंड डैमेज फंड, एक बहुत ही बढ़िया एक लॉस एंड डैमेज नाम से फंड जो कि 30 साल पुरानी डिमांड है। ये एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन है, मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है क्लाइमेट को लेके जस्टिस के लिए। ये जो L&D फंड है, ये कॉर्पस है। कॉर्पस मींस ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है पैसे का और टेक्नोलॉजीज का। दैट विल बी रिप्लेनिश, जिसको भरेगा कौन? मतलब जिसमें पैसा कौन देगा? जिसमें पैसा देंगे डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूज्ड बाय द रेस्ट, और बाकी की कंट्रीज जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी, मतलब वो रिएक्ट करेंगी टू द मोर अनअवॉइडेबल, उन इफेक्ट्स को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं।
जब फर्स्ट डे हुआ COP28 क्लाइमेट टॉक्स का, अभी जो है अंडरवे बातचीत चल रही है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मेंबर स्टेट्स के, वो सभी के सभी मान गए कि हम इस LND फंड को ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसको चालू करेंगे। ये जो अनाउंसमेंट है वो डियरली वन, मतलब ये जो अनाउंसमेंट है ये जीत गया। मतलब लोगों ने इसके ऊपर क्या किया, इस लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छा अपना ओपिनियन दिया, तो ये अनाउंसमेंट जीत लिया गया। डियरली मीन्स वेरी मच, हद से ज्यादा जीत लिया गया। हम सब लोग इस बात को लेकर एग्री हो गए। एट द एंड ऑफ द COP27 टॉक्स, क्या स्टक हो रहा है क्या? एक मिनट दो मुझे, मैं रिएक्शन ऑफ कर देती हूँ। अब ठीक है। एट कहां गए हम, कहां थे हम? At the end of the COP27 talks in इजिप्ट में टॉक्स हुए लास्ट ईयर। मेंबर स्टेट्स अग्री हो गई, मान गई एक ऐसे फंड को लॉन्च करने के लिए। थैंक्स लार्डली, इसमें सबसे बड़ा थैंक्स किसको जाता है? टू दी स्टेडफास्ट एफर्ट, जो लगातार कोशिशें की जा रही थी G77 ब्लॉक ऑफ कंट्रीज के द्वारा, G77 जो ग्रुप है उसके द्वारा, प्लस चाइना, इसमें चाइना भी है और पाकिस्तान ने भी इसको लीड किया। 4 मीटिंग्स हुई ट्रांजिशनल कमेटी की। वो क्या पता लगाएंगी? वो पता लगाएंगी कि ये जो फंड आया, जो इसमें पैसा आया, इसको बांटा कैसे जाएगा। लेकिन जो इश्यूज थे TC4 मीटिंग में, वो इश्यूज आगे भी बढ़ गए। TC5 मीटिंग में भी वही इश्यूज डिस्कस हुए। एडहॉक मींस तुरंत जो हो, बिना किसी प्लानिंग के जो हो, उसको बोलते हैं एडहॉक। ये हाईलाइट करते हैं कि ये जो नया नया जो फंड आया है, ये ऑप्टिमिज्म तो दिखा रहा है, पॉजिटिविटी तो दे रहा है COP28 पे, और ये एक बहुत बड़ी जीत भी है इमिराती प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इसमें जो टाइम होगा वो 4 साल होगा, और इसको ओवरसी कौन करेगा, इसकी जांच कौन रखेगा? एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होंगे जो उसके ऊपर नजर रखेंगे। बैंक जो है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बैंक जो है बहुत अच्छी खासी फीस चार्ज करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको रीडिंग करके भी दिखाई, आपको स्किमिंग करके भी दिखाई। आपको क्या लगता है एग्जाम में रीडिंग करने का टाइम होता है? अगर आप इतना रीड करोगे तो क्या पेपर को टाइम पे दे पाओगे? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें रीडिंग नहीं सीखनी है, हमें क्या सीखनी है? हमें स्किमिंग सीखनी है। लेकिन एक दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है स्किमिंग तभी कर पाओगे जब रीडिंग आती होगी। जब रीडिंग आएगी तभी स्किमिंग कर पाओगे, क्योंकि स्किमिंग इज अ काइंड ऑफ फास्ट रीडिंग। तो हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। इसलिए हम एडिटोरियल में एक आर्टिकल रीड करते हैं, एक आर्टिकल स्किम करते हैं, दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। बट स्किमिंग तो हमें सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, स्किमिंग से हम नहीं बच सकते। चलो अगला पैराग्राफ स्किम करेंगे सभी लोग। थोड़ा सा टाइम कम कर रही हूँ, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितने लोग कर पाए स्किमिंग? चलो देखते हैं आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया मैच किया नहीं किया। मैम स्किमिंग के चक्कर में रीजनिंग की पजल्स भी स्किम हो जाती हैं आजकल, ऐसा होता है, इट हैपेंस, और ये बहुत होगा। स्किमिंग की एक बार हैबिट लग जाए ना तो रीडिंग करने का मन ही नहीं करता। अब मेरे साथ यही तो होता है, मुझे रीडिंग करने का मन ही नहीं करता। मतलब नॉवेल्स और जितनी भी आजकल बुक्स पढ़ते हैं, स्किम देम। चलो आते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज ने इस प्रपोजल को रजिस्ट किया TC5 की मीटिंग में झुकने से पहले। उन्होंने बोला कि कुछ छूट दो हमको। कुछ कंट्रीज ने बोला कि हम इतना इतना पैसा देंगे, जापान ने बोला हम इतना पैसा देंगे, जर्मनी ने बोला हम इतना पैसा देंगे, UAE ने बोला हम इतना पैसा देंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि हर साल देंगे या नहीं देंगे।
कमिटेड अमाउंट जो उन्होंने पैसा बोला कि हम इतना पैसा देंगे वो सफिशिएंट भी नहीं है, टोटल सिर्फ इतना निकल रहा है जबकि डिमांड बहुत सारी थी। ये जो कमी है, हालांकि अभी बहुत जल्दी है इस बात को बोलना, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है अपनी 2020 की डेडलाइन को भी मिस कर चुकी है, जबकि 2020 में डेडलाइन दी थी कि इतना पैसा तो आ जाना चाहिए, पैसा इतना आया नहीं, सिर्फ इतना सा ही पैसा आया। कॉन्ट्रीब्यूशन वॉलंटरी है, मतलब ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर कंट्री को देना ही देना पड़ेगा, कंट्री की वॉलंटरी, उसकी इच्छा हो तो दो, नहीं इच्छा तो मत दो। और हालांकि हर कंट्री को इनवाइट किया गया कि आप कंट्रीब्यूट करो, लेकिन वॉलंटरी है, आपकी खुद की मर्जी है। वर्ल्ड बैंक को कुछ कंडीशंस मीट करनी होगी फंड को मैनेज करने में, वर्ल्ड बैंक को ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी जो आज तक वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिखाई है। वर्ल्ड बैंक को एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी इन पार्टीज को जो पेरिस एग्रीमेंट की पार्टीज है। अगर वर्ल्ड बैंक की जो लीडरशिप है अगर वो सही नहीं निकली तो फंड जो वर्ल्ड बैंक से बाहर चला जाएगा। एलएनडी का जो फंड का जो कंटेंट्स है, मतलब जो पैसा है वो एक्सेसिबल होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, समय पर एक्सेसिबल होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी सैंस मींस विदाउट, उसके अंदर किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, पीडेंटिक, मतलब बहुत लंबे लंबे ऐसे प्रोसीजर नहीं होने चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और ये पैसा सफिशिएंट क्वांटिटी में लोगों को मिलना चाहिए। चीजें जैसी हैं, बहुत ना के बराबर गारंटी है कि इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट मीट होगी। एलएनडी फंड चलो फाइनली ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था, ऑथर ने भर भर के बुराइयां करी है। ऑथर ने क्या किया है, भर भर के इश्यूज बताए। पहला इशू है जितना पैसा प्रॉमिस किया था उतना नहीं दिया। दूसरा इशू है बहुत कम कम पैसा दिया है। तीसरा इशू है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब कंपलसरी नहीं किया, जिसकी इच्छा है वो दो, वॉलंटरी कर दिया गया है। फोर्थ इशू है वर्ल्ड बैंक को दे दिया गया है काम, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। पांचवी चीज है कि भाई तुम पैसा दे रहे हो, बैंक में पैसा लगा रहे हो, अगर वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं कर पाई, रिपोर्ट नहीं कर पाई, तो वर्ल्ड बैंक से पैसा बाहर आ जाएगा, फंड वहां पे नहीं जमा किया जाएगा। अगली बात ऑथर ने लास्ट में सजेशन दिया कि भाई अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा करना है तो कुछ चीजों को मान जाओ। पहले तो उनको दो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस समय जरूरत है उस समय दो, कोई फॉर्मेलिटीज मत करना बहुत ज्यादा, और जितनी जरूरत है उतना पैसा देना। लेकिन लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज मीट आउट होगी। ऑथर ने बोला कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से की इश्यूज हैं, कौन कौन से मेन इशू थे TC4 और TC5 मीटिंग में? चलो देख लेते हैं। TC4 और TC5 मीटिंग में क्या इशू था? TC4 TC5 कीवर्ड कहां मिला था? यहां मिला था। पढ़ लो इस वाली लाइन को अच्छे से, घोटाला मत करना। पढ़ लिया? चलो क्वेश्चन नाउ। हे प्रभु, एडॉक मींस जिसकी पहले से प्लानिंग ना की गई हो, इम्प्रॉम्प्टू, तुरंत हो। आप अपनी दोस्त की पार्टी में गए, अचानक से आपको बोल देगा कि आज तुझे डांस परफॉर्मेंस करके दिखाना है, तो आपने एक एडहॉक परफॉर्मेंस दी, मतलब आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, आपको अचानक से बोला गया, आपको अचानक से करना पड़ा, तो दैट इज व्हाट एडहॉक। पहले सवाल में पाप कर दिया, क्या करते हो बेटा? पढ़ो चलो। लेकिन जो इश्यूज थे TC4 मीटिंग में, जो TC5 मीटिंग में भी चले गए, ये इश्यूज बताते हैं कि कैसा ये जो नया ऑपरेशनलाइज्ड फंड है, हालांकि पॉजिटिविटी तो दे रहा है, इसके अंदर इश्यूज हैं, हैज क्रूशियल इश्यूज, मतलब इसके अंदर इश्यूज हैं। चलो इश्यूज दिए क्या गए हैं कि कैसे पैसा डिसएम्बर्स होगा, उससे पहले इश्यूज दिए गए हैं कि मीटिंग्स हुई, इसका पैसा कैसे डिसएम्बर्स होगा, ये जो फंड है इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। चलो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट व्यूज, डाइवर्जेंट मींस डिफरेंट, लोगों की अलग अलग ओपिनियंस हैं
ऑन दी प्रायोरिटाइजेशन की पहले किसको रखें, कौन से क्लाइमेट को अडाप्ट करने का, अडाप्ट मीन्स अपने आप को ढालने की क्लाइमेट के हिसाब से, उन स्ट्रैटेजीज की तो बात ही नहीं। पूरा पैसे चिल्ला चिल्ला के पैसा 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 कर रहा है, फंड फंड कर रहा है पूरा पैसे चिल्ला चिल्ला के। तो कहने से कब कहीं हमने कोई क्लाइमेट की तरफ अपने आप को ढालने की स्ट्रैटेजी की तो बात ही नहीं करी। तो ये तो क्या है, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। चलो बी पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी सराउंडिंग द इनिशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो इनिशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट किया, पहले मुझे बताओ डेवलपिंग कंट्री ने कमिटमेंट किया है क्या, या डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिट किया है? पैसा कौन देने वाला है, डेवलपिंग कंट्री देने वाली है या डेवलप्ड कंट्री देने वाली है? डेवलप्ड कंट्री देने वाली है पैसा, तो डेवलपिंग कंट्री को तो मिलेगा पैसा। तो ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है, बी वाले बच्चों को आज महापापी अवार्ड जाता है। चलो, negotiations regarding the temporary hosting of the L&D fund by the World Bank। क्या वर्ल्ड बैंक कोई नेगोशिएशन कर रही है? क्या वर्ल्ड बैंक कोई नेगोशिएशन कर रही है कि भाई मुझे फंड दे दो, मैं तुम्हें ये दूंगी, मैं तुम्हें वो करूंगी? क्या किसी भी तरह का मोल तोल वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है? इनको महापापी की पावर महापापी अवार्ड जाता है। एम्बिग्विटीज इन द कंडीशंस, जो कंडीशंस डाली गई हैं कि किस तरीके से जो फंड है उसको रिप्लेनिश किया जाएगा, लोग पैसा देंगे, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो ऑथर ने चिक चिक के बोला ही था पैसेज में, क्रूशियल इश्यूज हैं। क्या क्या इश्यूज हैं कि भाई एक बार तो पैसा दे दिया, अब उस पैसे को बार बार कैसे भरेंगे, उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लियरली मेंशन भी था, आगे हमने पढ़ा भी थी ये चीज कि किस तरीके से वो रिप्लेनिश किया जाएगा, ये बात क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है इसका मतलब क्या, एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मींस लैक ऑफ क्लैरिटी। इसको तो आप वैसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ना। हम आपको अपना दर्द बताते हैं। पहला दर्द हमारा ये है कि हमने डेवलपिंग नहीं देखा। दूसरा दर्द हमारा ये है कि हमने ये नेगोशिएशंस बाय द वर्ल्ड बैंक नहीं देखा, और इसीलिए हमने बी या सी आंसर मार्क कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? चलिए बताएंगे आंसर। ट्रू वाले स्टेटमेंट्स बताने हैं। द लॉस एंड डैमेज फंड, ये जो फंड है इज इंटरेस्टेड टू, ये दिया गया है वर्ल्ड बैंक की नजर में। वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर नजर रखे कि डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड मीन्स बिना, तेरे बिना मीन्स डिवॉइड ऑफ यू, डिवॉइड मीन्स के बिना। तो इसमें कोई ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट। चलो बताओ इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है या नहीं है? इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट के द्वारा किया जाएगा, और वहां लिखा हुआ है नहीं है। क्या ए ट्रू है? नहीं है भाई ए ट्रू। ए तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो, जो ऑपरेशनैलिटी है एल&डी फंड की, जो एल&डी फंड काम करेगा, ये डाउट्स पैदा कर रहा है कि क्या लोग एडियरेंस मींस फॉलो करेंगे, क्या जो वर्ल्ड बैंक है या कोई भी जो है फॉलो किया जाएगा, जो क्राइटेरिया सेट किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी दी जाएगी, एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी, क्या वो चीज फॉलो होगी? डाउट है, ऑथर के मन में तो डाउट है ही। ऑथर ने तो पूरे पैसेज में चीख चीख के बोला मुझे भरोसा नहीं है वर्ल्ड बैंक पे, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी तो आज तक कभी देखी ही नहीं गई है। तो ऑथर की पूरी टोन ही स्केप्टिकल है, ऑथर को तो भर भर के डाउट है। तो ये तो ट्रू है। चलो, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कंट्रीज हैं वो वॉलंटरी खुद की मर्जी से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो लेवल पहुंचना चाहिए था वो लेवल नहीं आया। मतलब फंड जितना इकट्ठा होना चाहिए था, फंड उतना हुआ नहीं।
क्योंकि कंट्री अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट कर रही है, तो जितना फंड होना चाहिए था उतना फंड पहुंचा नहीं, हिंडर नहीं स्टॉप, उतना फंड हुआ नहीं। हालांकि सबने बोला कि सपोर्ट की अपील करी, लेकिन फंड नहीं हुआ। ये भी लिखा हुआ है, ऑथर ने चीख चीख के बोला कि फंड जो आया वो बहुत कम आया, जबकि फंड ज्यादा आना चाहिए था। तो ये भी ट्रू है। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। कोई परेशानी? मैम पिछले क्वेश्चन में डेवलप होता तो क्या वो सही होता? हाँ सही होता। चलो नेक्स्ट, अब फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स बताने हैं। ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए। रीचिंग रिक्वायर्ड लेवल्स मतलब जितना लेवल्स पहुंचना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड लेवल्स है वहां नहीं पहुंच पा रही। फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स बताने हैं। एक्चुअली इसमें सही आंसर है बोथ ए एंड बी। पोल में एक छोटी सी मिस्टेक है, आंसर इज बोथ ए एंड बी। कितने लोगों का ठीक निकला? डेवलपिंग कंट्रीज ने TC5 मीटिंग में रीबफ का मीनिंग होता है रिजेक्ट कर दिया। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया टू लेवी मीन्स चार्ज किया जाए उनसे, एक ओवरहेड फी चार्ज की जाए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन देने की L&D फंड को। तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बताओ रिजेक्ट किया था क्या या एक्सेप्ट कर लिया था? रिजेक्ट किया था या एक्सेप्ट किया था? पढ़ो। उन्होंने शुरुआत में रेजिस्ट किया, लेकिन उसके बाद ईल्ड कर लिया। ईल्ड का मतलब क्या? झुक गए। झुक गए का मतलब क्या? एडमिट कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग में मना करी थी, अरे नहीं 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 नहीं, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया? ईल्ड कर लिया। ईल्ड करने का मतलब क्या? झुक गए। झुक गए का मतलब क्या? एडमिट कर लिया कि चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो सही है, मैं मान लेता हूं। तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो समझ में आ रहा है ये फॉल्स है। चलो अच्छा, स्टार्टिंग में ना हमने सेशन के स्टार्टिंग में प्रेयर की थी कि भगवान मुझे मदद करना कि मैं फोकस्ड रह सकूं। आप लोग ना, आप में से कुछ लोग ना, मैं क्लास पढ़ा रही हूँ बीच बीच में ना 2-3 मिनट में ना आशीष सर, जजमेंट, डिसीजन, ये सब कमेंट कर रहे हो। मतलब प्रेयर को ना एकदम, प्रेयर की कोई वैल्यू ही नहीं रही। मतलब जो चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, क्लासेस चल रही हैं, जो चल रहा है उसको ही नहीं करना, जो नहीं चल रहा उसके दुख में जो चल रहा है वो भी नहीं करना। और फिर कहते हो कि मैम परफेक्शन में समझ में नहीं आता, फिर कहते हो मैम सिलेक्शन नहीं होता, मैम 3 साल से पेपर देने क्लियर ही नहीं होता। हाँ कुछ लोग तो मोए मोए में फंसे रहते हैं पूरे सेशन में। चलो तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये फॉल्स हो गया। जो कमिटमेंट्स है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। तो जो कमिटमेंट्स हैं L&D फंड को लेके वो क्या है? मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स मर्जी है, कंट्रीज को ऑब्लिगेटेड नहीं है, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू। कोई जबरदस्ती नहीं, ऑब्लिगेटेड मीन्स जबरदस्ती होना, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। पैसेज बताता है कि जो एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है L&D फंड की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि वर्ल्ड बैंक जो है उन कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंटली काम करेगी तभी ये L&D फंड कुछ अच्छे काम में आ पाएगा। बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट,
मैम पहले रिजेक्ट किया था फिर एक्सेप्ट किया था, हाँ तो ये तो फाइनल बात कर रहा है, रिबफ द प्रपोजल मतलब प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट तो किया ही नहीं, पहले आनाकानी करी, रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट का मीनिंग रिजेक्ट करना नहीं होता, पहले रोकने की कोशिश की फिर यील्ड कर लिया फिर मान गए, तो रिजेक्ट तो हुआ ही नहीं प्रपोजल। रिजेक्ट का मीनिंग होता है टर्न डाउन कर देना, इसका एक फ्रेजल वर्ब होता है टर्न डाउन कर देना, रिबफ कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट तो हुआ ही नहीं। पर्टेनिंग टू मीन्स रिलेटेड टू, एफिकेसी इज एफिशिएंसी, वो कितना काम करेगा अच्छे से, दैट इज द एफिकेसी, दैट इज द एफिशिएंसी। चलो कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, चलिए इन्फ्लुएंसेस बताइए। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस मीन्स आपने पैसेज पढ़ा, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई और आपको क्या समझ में आया, तो पैसेज प्लस योर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट योर इन्फ्लुएंस। पैसेज को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, वही आपका इन्फ्लुएंस है। कंट्री का जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं है, फॉल शॉर्ट, कंट्रीज कमिटमेंट्स अच्छे से नहीं कर रही हैं, ये अंडरस्कोर कर रहा है, अंडरस्कोर मींस हाईलाइट कर रहा है, जोर डाल रहा है किस चीज पे की जरूरत है और भी ज्यादा सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल मींस अच्छे खासे नंबर की, ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो जरूरत है और ज्यादा पैसा लगाएं कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक का जो फंड है क्या डिमांड कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी की, भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये क्या करता है, सिग्नल कर रहा है एक डिपार्चर की, पुरानी प्रैक्टिसेस वर्ल्ड बैंक की ऐसी नहीं थी, तो वर्ल्ड बैंक ने आज तक कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक को ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी जिससे कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके। तो ऑथर ने बोला ही था कि वर्ल्ड बैंक तुमने आज तक तो ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं है, इस बार दिखा लेना। चलो अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग मींस ठीक करना, चीजों को स्मूथ बनाना, तो एलएनडी फंड का जो एक्सेस है वो जिस जिसको जरूरत है, जब जब जरूरत है वो तब मिल जाए, ये चीज क्रूशियल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके फंड का। और जो लोगों की चिंताएं हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मींस रुकावटें, कि फॉर्मेलिटीज बहुत करनी पड़ेंगी, ब्यूरोक्रेसी करनी पड़ेगी, उसको लेकर जो चिंताएं हैं वो चिंताएं भी रिजॉल्व हो सके, ठीक हो सके। बिल्कुल सही है, सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। मैम वर्ल्ड बैंक का एलएनडी फंड नहीं बेटा, उस एलएनडी फंड को वर्ल्ड बैंक में ही रखा जा रहा है, इसका मतलब वर्ल्ड बैंक ही है जो उसके लिए जिम्मेदार है, कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी, वो फंड कहाँ है, वर्ल्ड बैंक में, ये तो पूरे पैसेज में लिखा हुआ था। कोई परेशानी, सिग्नल या डिपार्चर मींस दूरियां हैं, दूरी है, पुरानी प्रैक्टिसेस से दूरी है, मतलब पुरानी वाली प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी है। पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक को ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, आपको क्लियरली बताई जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रीमलाइन में चीजों को स्मूथ करना, चीजों को ठीक करना, तो फंड के एक्सेस को ठीक करना होगा जिससे कि फंड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और जिन लोगों की चिंताएं हैं कि ब्यूरोक्रेसी वहां पे आ जाएगी, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है कि कंट्रीज के रिलेशंस आपस में अच्छे होने चाहिए, या कोई भी किसी भी तरह की रुकावटें आएंगी, वो सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व। चलो अगला, पैसेज से क्या डिड्यूस कर सकते हो, डिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, इन्फर का ही दूसरा शब्द होता है डिड्यूस करना। अच्छा ये वाला पैसेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है, देखो ये पैसेज मेंस लेवल का क्यों है, इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इसमें कीवर्ड्स वाले क्वेश्चंस में ये ज्यादातर क्वेश्चंस ट्रू या नॉट ट्रू वाले हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, जब आपके पैसेज में बहुत सारे इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आते हैं, या पैसेज की थीम बताने के क्वेश्चंस आते हैं, या पैसेज की टोन बताने के क्वेश्चंस आते हैं, या पैसेज के ये वाले क्या आप डिड्यूस कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ के या दो लाइन पढ़ के काम नहीं चलता,
यहाँ पे पूरा पैसेज समझना पड़ता है, पूरे पैसेज का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। और इन वाले क्वेश्चन से ही सबसे ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 80% बच्चों का आंसर ठीक होना चाहिए, अगर आपको पैसेज समझ में आया है तो। चलो पढ़ो। इसको ठीक कर लेना, दिस इज बोथ ए एंड बी, नॉट ए एंड सी। हाँ, अब तो मिल ही गया आंसर। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, इस फंड में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि भाई आपकी मर्जी है कंट्रीब्यूट करो, आपकी मर्जी नहीं है कंट्रीब्यूट मत करो। तो कहने से इसका मतलब है कि डाउट है कि कंट्री कंट्रीब्यूट करेंगी या नहीं करेंगी। जब आपने वॉलंटरी कर दिया कि आपको करना है करो, आपको नहीं करना मत करो, इसका मतलब डाउटफुल हो गया कि कितना पैसा आएगा। आपने कंपलसरी बनाया होता कि हर कंट्री को इतना इतना पैसा देना है, 20-20 करोड़ रुपए हर कंट्री को देने हैं, तो डाउट नहीं होता। लेकिन अब तो डाउट हो गया, एक डाउट है कि क्या हम इन कमिटमेंट्स को एनफोर्स कर पाएंगे इन नेशंस में। कहने से ये सही है, ए वाले में कोई दिक्कत। चलो बी को पढ़ते हैं। ये जो इम्पोज्ड वर्ल्ड बैंक कंडीशन, वर्ल्ड बैंक की पूरी थोपी जा रही है कि भाई तुम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर लेना, सुन लो। तो इसका मतलब है लोगों को डाउट है कि वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तभी बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक को चिक चिक के कि तुमने आज तक तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की, इस बार जरूर कर लेना। मतलब लोग डाउट कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक पे। एक डाउट है कि वर्ल्ड बैंक हमेशा से क्या रही है, ओपेसिटी रही है। ओपेसिटी मींस ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है। जो क्या अंडरस्कोर कर रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जो हाईलाइट कर रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट नजर रखनी पड़ेगी भाई, इसीलिए एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया जो वर्ल्ड बैंक पे नजर रख सके। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसका मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक को लेकर डाउट है लोगों को कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। क्या समझ में आ रहा है? बहुत बहुत गहराइयों के क्वेश्चन है ये। अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी है, तब जाके ए और बी ऑप्शन समझ में आएगा। चलो सी को देखते हैं। जो कंडीशन सेट की गई वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप के लिए फ्लेक्सिबल थी क्या? क्या वर्ल्ड बैंक के लिए बोला गया था कि चलो ठीक है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो तो वो कर लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या वो फ्लेक्सिबल थी या स्ट्रिक्ट थी? स्ट्रिक्ट थी, रिजिड थी। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के दोनों आंसर्स हैं। कोई परेशानी? ओपेसिटी का मतलब देखो, ये पेन है, ये ओपेक है, आपको दिख नहीं रहा इस पेन के थ्रू, इसको बोलते हैं ओपेक। कोई ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ओपेक में समझ ही नहीं आ रहा अंदर क्या चल रहा है। क्लियर? 6th हमने कर ही लिया, 7th हमने कर ही लिया, 8th हमने कर लिया। अब आ गया मेन थीम का क्वेश्चन। इस पूरे पैसेज की मेन थीम क्या है बताइए? चलो, स्केप्टिसिज्म मींस डाउट। Which of the following is slash are the main theme of the passage? पूरा पैसेज चीख चीख के, मेन थीम क्या होती है? मेन थीम होती है जिसके बारे में पैसेज चीख चीख के बात कर रहा हूँ। इससे मुझे अभी एक मेल याद आया, एक बच्चे का मेल था एग्जामिनेशन के बाद, अभी कुछ टाइम पहले आया था जब कोई मेंस का एग्जाम हुआ था, कि मैम जब हम पैसेज कर रहे थे ना तो हमें ना आपकी वो चीखने वाली बात याद आ रही थी कि ऑथर चीख चीख के क्या बोल रहा है।
चलो तो बताओ, मेन थीम वही होती है जिसको ऑथर चीख चीख के बोल रहा हो पूरे पैसेज में। तो ऑथर ने पूरे पैसेज में चीख चीख के क्या बोला है? इम्पोज मीन्स किसी के ऊपर आप कोई चीज थोप रहे हो, उसको बोलते हैं इम्पोज कर रहे हो। ऑथर ने चीख चीख के क्या बोला है कि कुछ अचीव किया है? नहीं। सक्सेस के बारे में बात की है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात की है? नहीं। ऑथर ने तो चीख चीख के बुराइयां करी है, चिंताओं के बारे में बताया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चिंताएं हैं इस फंड से लेके रिलेटेड। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो टोन बतानी है, बता दोगे आराम से? ऑथर की टोन क्या है? तो ऑथर की टोन क्या ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल, सैंग्विन, पॉजिटिव। तो ऑथर क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं है भाई ऑथर पॉजिटिव। क्या ऑथर ने क्रिटिकल? ऑथर ने बुराइयां करी है, इवैल्यूएट किया चीजों को, बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल किए ऑथर ने बुराइयां भर भर के। क्या ऑथर की टोन न्यूट्रल है? नहीं, ऑथर ने तो बुराइयां करी है। ऑथर ने बोला वर्ल्ड बैंक, तुमसे तो आज तक मुझे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद नहीं थी। पेसिमिस्टिक क्या ऑथर कह रहे हैं फ्यूचर नेगेटिव? पेसिमिस्टिक टोन कब होती है? जब ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर में कुछ खराब होगा, फ्यूचर नेगेटिव होगा, उस टोन को बोलते हैं पेसिमिस्टिक टोन। मतलब क्रिटिकल इज बुराई करना, पेसिमिस्टिक इज नेगेटिव होना। तो ऑथर नेगेटिव नहीं, ऑथर बुराई कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? क्या टोन है? टोन इज बी, दैट इज क्रिटिकल। समझ आया सभी को? एवरीवन? हाँ बेटा, मैं जितने भी आपको प्रोफेशन में क्वेश्चंस कराती हूँ सारे एडिटोरियल से होते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए कि आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लगे कि आप प्रोफेशन क्लास में ही बैठे हो, इसलिए हम सारे क्वेश्चन आपके एडिटोरियल से ही बनाते हैं। मजा आया सभी को आज के क्वेश्चंस में? आई होप यस। चलो अब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। सो ये आरसी सभी के लिए होमवर्क है, एंड आई वांट कि सभी लोग इस आरसी को करके लाएं, और इस आरसी को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वील डिस्कस दिस। कल तो यूट्यूब पे क्लास है, परसों की क्लास में, तो आई वांट कि सभी लोग इस आरसी को करें, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, परेशानी किसी को भी किसी प्रकार की? आई होप नहीं है। इसके साथ एक हैबिट और बना लो कि आप वोकैब प्रोडिजी को रोज 20 से 25 मिनट पढ़ो। एक और इम्पोर्टेंट चीज, देखो मुझे फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक पे की वजह से आज परफेक्शन इस लेवल में पहुंच पाया है कि मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर परफेक्शन। तो मेक श्योर करेंगे कि सभी लोग फीडबैक जरूर देंगे मुझे, क्लास में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, जिन बच्चों की कल फर्स्ट क्लास थी, आज उन बच्चों की सेकंड क्लास है, क्या फर्स्ट क्लास से थोड़ा ज्यादा समझ में आया सेकंड क्लास में? क्या थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया? यस। ऐसे करते 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 ग्राफ को बहुत ऊपर लेके जाना है। अभी व्हाट आई फील इज आप लोग इस लेवल पे हो, एंड वी हैव टू एम टू दिस लेवल, और हमें इस लेवल पे एम करना है। और ये इंप्रूवमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा। कहीं बीच में मिस करोगे, कहीं बीच में रुकोगे तो नीचे आ जाओगे, तो नीचे नहीं आना है। तो क्या है, एक सांप सीढ़ी का खेल है। एक कौन सा डायलॉग था, कौन सी मूवी अभी मैंने देखी है, उसमें एक डायलॉग था ये ना, हाँ यस, 12वीं फेल। हाँ, तो एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो क्या है, एक सांप सीढ़ी का खेल है। सांप सीढ़ी के खेल में तो चलो लक होता है, इसमें कोई लक नहीं होता, इसमें आपकी मेहनत होती है। कहीं मेहनत कम पड़ी, कहीं आप चूके, तो आप नीचे आ जाओगे सीधा। तो आपको नीचे नहीं आना है, कहीं भी अपनी मेहनत को कम नहीं पड़ने देना है। यस, लगातार बस आगे बढ़ते हुए चले जाना है।
ठीक है मैम, परफेक्शन की क्लास से एसबीआई क्लर्क में क्या फायदा होगा? क्या आंसर दूं इस चीज का? जी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो मैम एसबीआई क्लर्क में क्या फायदा होगा, एसबीआई पीओ में क्या फायदा होगा, आरबीआई ग्रेड बी में क्या फायदा होगा। ये प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम है हमारे कल्चर की। हमारा कल्चर क्या हो गया है कि हम ना बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं। हमें लगता है कि एसबीआई क्लर्क का एक पर्टिकुलर सिलेबस होना चाहिए, ये सिलेबस होना चाहिए, इस सिलेबस को पढ़ लें, इसको घोट लें, रट लें और पेपर दे आए और सिलेक्शन ले लें, जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में क्लासेस में करते हैं। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे नहीं चलते हैं बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई सिलेबस नहीं है। कभी आपने देखा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है कि वोकैबुलरी इन 1000 शब्दों में से आएगी, एरर डिटेक्शन इन 20 टॉपिक से आएगा, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसी टॉपिक? ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता रीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रट्टा मार के सिलेबस के हिसाब से पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होता है जब जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपने हर तरह के क्वेश्चन की, हर तरह के पैटर्न की प्रैक्टिस की हुई है, आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर पा रहे हो, इन्फ्रेंस अच्छे से निकाल पा रहे हो, कंक्लूजन अच्छे से निकाल पा रहे हो, तब आपको एग्जामिनेशन इजी लगेगा। तो मेरा मकसद क्या है परफेक्शन बैच का? परफेक्शन बैच का मकसद ही यही है कि आपके अंदर ये सारी स्किल्स में डेवलप कर दूं, जिससे कि आप कोई भी पेपर देने जाओ, भले ही वो एसबीआई क्लर्क हो, भले ही वो एसबीआई पीओ हो, भले ही वो कैट का एग्जाम हो, भले ही वो आईबीपीएस हो, भले ही वो आरबीआई हो, आपको पेपर में सब कुछ आता हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नेवर हैव अ सिलेबस, दे फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। क्लियर सभी को? परफेक्शन बैच के नोट्स स्पेसिफिकली आपको नहीं बनाने हैं, हाँ, बट जो जैसे मैं किसी कोई डिफिकल्ट वर्ड का नाम ले रही हूँ, कोई डिफिकल्ट वर्ड बता रही हूँ, कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट बीच में पढ़ा रही हूँ, उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो मेक श्योर करो कि आप सभी लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठो। जब भी मैं आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कोई स्ट्रैटेजी बता रही हूँ किसी तरह के क्वेश्चन को करने की, आपको उसको नोट डाउन करना है, आपको क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगी। जिन सभी बच्चों ने परफेक्शन ले लिया है, तो आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट विद ऑल ऑफ यू। आप एक बार उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लेना, जिससे कि आपके और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है, 100% एफर्ट्स मैं दे रही हूँ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। आप लोगों को भी अपनी पूरी कोशिश करनी है, 100% एफर्ट्स देने हैं अपने सिलेक्शन के लिए, एंड तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपकी सक्सेस में मेरी सक्सेस छुपी हुई है, तो मेक श्योर दैट यू डोंट लेट मी डाउन। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and